व्यू 360 में। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी, क्या बाइडन उनके मद्दे मुकाबिल होंगे? अमरीकी सियासत में हलचल पर एक नज़र आज के शो में। ताइवान, कोरिया और फिलीपींस में और पूरे एशिया में तनाज़े का खतरा बढ़ रहा है। हमारा सयारा तीसरी जंग अज़ीम के दहाने पर है। ये जंग हथियारों के बायस किसी भी पहली जंग से मुख्तलिफ होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फायजा बुखारी। रिपब्लिकन पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन कल ख़त्म हो गया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार सदारती इंतखाब में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 2016 में पहली बार इलेक्शन लड़ने और जीतने के बाद पिछले इंतखाबात में वो मौजूदा सदर जो बाइडन से हार गए थे। इस बार के अमरीकी इंतखाबात में यके बाद दीगरे अचानक कुछ गैर मुतवक्के ड्रामाई मोड़ आए। 27 जून को अमरीकी चैनल CNN पर बाइडन और ट्रंप के दरमियान होने वाले सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन की सेहत के हवाले से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। खुद उनकी अपनी डेमोक्रेटिक जमात के कई अहम अरकान उन्हें इलेक्शन ना लड़ने की तजवीज़ दे चुके हैं। अमरीकी केबल चैनल बेट यानी ब्लैक एंटरटेनमेंट टेलीविज़न को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में बाइडन ने कहा कि अगर उनका डॉक्टर उन्हें कहेगा कि कोई मसला है तो वो इंतखाबी दौर से निकल जाएंगे। उधर गुज़िश्ता हफ्ते रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की इंतखाबी रैली के दौरान उन पर नाकाम कातिलाना हमले ने अमरीकी कौम को हिला कर रख दिया। मौत के मुंह से बाल बाल बचने के बाद साबिक सदर ट्रंप के मखसूस जारहाना अंदाज में कमी आई। सदर बाइडन की जानिब से भी तहम्मुल और शाइस्तगी का मुतालबा किया गया। इस हफ्ते उनमें कोविड-19 की तशख़ीस भी हुई। 19 अगस्त को शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन होने जा रहा है। अमरीकी सियासत किस नहज पर चल रही है? सियासी दर्जा हरारत क्या है? आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है? क्या इस साल अमरीका के सबसे अनोखे इलेक्शन होने जा रहे हैं? आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। कैरोलिन प्रसूटी वॉइस ऑफ अमेरिका की उस टीम में शामिल थी जिन्होंने विस्कॉन्सिन में 4 रोज़ के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की कवरेज की। उन्होंने जुमेरात की रात कन्वेंशन के आखिरी रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के फ़ौरन बाद उस तकरीर की और कन्वेंशन की कुछ अहम हाइलाइट्स हमसे शेयर की। आइए देखते हैं। The Republican National Convention for 2024 just ended. 2024 का रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन अभी खत्म हुआ है। ये 2400 डेलीगेट्स के सामने रिपब्लिकन पॉलिसी से भरपूर 4 रोज थे। हर रियासत से वफूद जहां आए थे जिन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के अपने उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी रियासत से वोट्स डाले। आज की रात की हाईलाइट उनके लिए सबसे आखिर में डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुनना था जो तकरीबन 1.5 घंटे तक बोले। ये खिताब ज्यादातर उन चीजों की एक फहरिस्त पर मबनी था जो वो अपनी दूसरी मुद्दत सदारत में करना चाहते हैं और ये उनकी पहली मुद्दत से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। ये मुल्क से बाहर और खास तौर से जंगों में अमरीकी शमूलियत की बहुत ज्यादा मुखालफत पर मबनी खिताब था। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरहद बंद कर देंगे, महंगाई कम करेंगे और इस मुल्क में इत्तेहाद लेकर आएंगे। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो हुआ उसके बाद जाहिर है कि खिताब में इसे बहुत ज्यादा अहमियत दी गई और उन्होंने शुरू ही में तकरीबन निस्फ घंटा खुद पर होने वाले कातलाना हमले की तफसीलात बयान की। दाएं कान पर पट्टी लगाए हुए उन्होंने उस तकलीफ का जिक्र किया जो उन्हें गोली लगने से हुई और ये कि जब गोली उनके पास से गुजरी तो उन्होंने हैरत से खुद से कहा था कि वाह ये क्या था, ये गोली हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि वो यहाँ सिर्फ खुदा के करम से हैं और उन्होंने इस किताब में मजहब का जिक्र अपने पहले की तकरीरों से कहीं ज्यादा किया। इससे पहले हफ्ते के आगाज पर कन्वेंशन के सबसे बड़े सरप्राइज का ऐलान किया गया था और वो था उनका नायब सदर के लिए इंतखाब। ओहायो के जेडी वैंस जो कि ओहायो से 2022 में मुंतखब होने वाले जूनियर सेनेटर हैं। वो 39 साल के हैं और अगर वो मुंतखब होते हैं तो वो हमारी मुल्की तारीख के 3 सबसे कम उम्र के नायब सदूर में से एक होंगे। उनकी अहलिया भारतीय नजाद हैं। अब यहाँ से तमाम डेलीगेट्स अपनी रियासतों में वापस जाकर वोटर्स को आमादा करने की कोशिश करेंगे कि वो बाइडन और कमला हैरिस के मुकाबले में साबिक सदर ट्रंप और सेनेटर जेडी वैंस को नवंबर में वोट डालें।
4 روزہ ریپبلکن کنونشن کے آخری روز کل سابق صدر ٹرمپ نے باضابطہ طور پر ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کو قبول کیا۔ ان کے خطاب کا زیادہ تر حصہ اندرونی معاملات اور سیاست پر مرکوز تھا۔ انہوں نے موجودہ صدر بائیڈن کے کئی اقدامات، جن میں الیکٹرک گاڑیوں سے متعلق پالیسی بھی شامل ہے، انہیں ختم کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا، لیکن خطاب میں انہوں نے ملک سے باہر دنیا میں امریکہ کے کردار کے بارے میں اپنے ویژن پر بھی بات کی۔ In an age when our politics too often divide us, now is the time to remember. ایسے دور میں جب ہماری سیاست ہمیں تقسیم کرتی ہے، یہ یاد دلانے کا وقت آ پہنچا ہے کہ ہم سب ہم وطن ہیں۔ ہم خدا کے سائے تلے ایک قوم ہیں جو آزادی اور انصاف پر متحد اور ناقابل تقسیم ہیں، اور ہمیں ہرگز اختلاف کو جرم اور سیاسی اختلاف رائے کو برائی نہیں بنانا چاہیے، جو کہ اب ہمارے ملک میں جس سطح پر ہو رہا ہے اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ Our country lately at a level that nobody has ever seen before. But to achieve this future, مستقبل کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی قوم کو ناکام اور نااہل قیادت سے چھٹکارا دلانا ہوگا۔ ہماری لیڈرشپ مکمل طور پر نااہل ہے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ کے سب سے اہم الیکشن ہوں گے۔ the most important election in the history of our country. This moment is not about me, it's about all of us. یہ لمحہ میرے بارے میں نہیں، یہ ہم سب کے بارے میں ہے، اور یہ اس بارے میں ہے جس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ میشیگن میں اس آٹو ورکر کے بارے میں ہے جو سوچ رہا ہے کہ غیر حقیقت پسندانہ سیاستدان ان کی ملازمتوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں۔ ریپبلکن کنونشن کے ختم ہونے کے بعد اب اکثر افراد کی نظریں ڈیموکریٹک جماعت کے اگست میں ہونے والے کنونشن پر لگی ہیں۔ امریکی سیاست کس سمت میں جا رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیکساس سے جوائن کر رہے ہیں اویس سلیم، جو لمار یونیورسٹی کے میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ اویس آپ کا، آپ نے جوائن کیا ہمیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فارن پالیسی ایشوز پر بھی بات کی اپنے خطاب میں، خاص طور سے روس اور مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر وہ امریکی صدر ہوتے تو یہ جنگیں نہ ہوتیں۔ کیا آپ کو کوئی نئی بات سنائی دی ان کے ویژن میں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے، صدر ٹرمپ جب اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی جو شخصیت ہے امریکہ کے اندر، اس کا ایک امیج ایک ڈیوائسو پولیٹیشین کا ہے، خاص طور پر جب وہ امیگرنٹس کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ ان کے 4 سال کے دور میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ اس میں افغانستان سے فوجوں کی واپسی کا معاہدہ ہوا، جس کو پھر بائیڈن انتظامیہ نے اپنے ابتدائی دور میں تکمیل تک پہنچایا۔ لیکن میں بڑی دلچسپی سے یہ دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 3.5 سال میں 2 جنگیں یا 2 آپ یہ کہہ لیں کہ فارن پالیسی کانفلکٹ شروع ہوئے ہیں جن میں امریکہ انوالو رہا ہے۔ ایک تو جیسے آپ نے اشارہ کیا یوکرین سے متعلق ہے، اس پر تو انہوں نے کہا کہ وہ فوجیں واپس بلائیں گے اور اس جنگ کو ختم کریں گے۔ لیکن دوسرا جس پر امریکہ کے اندر اور خاص طور پر امیگرنٹ کمیونٹی میں اور مسلم کمیونٹی میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، وہ غزہ کا کانفلکٹ ہے۔ اس پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ چین کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی بات چیت کی، لیکن جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو پک اینڈ چوز انہوں نے کیا ہے اپنی گفتگو میں، اس کو لوگ میرا خیال ہے کہ بھانپ گئے ہوں گے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ فارن پالیسی امریکہ کی کیسی ہوگی، اس کا امریکی داخلی معاملات پر کیا اثر ہوگا، اور خاص طور پر جو امریکن اکانومی ان جنگوں کے اثرات سے جھول رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے، یہ بہرحال امریکی ووٹر کے لیے ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور ہے۔ ان انتخابات میں فارن پالیسی شاید اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا جتنا ڈومیسٹک اکانومی ہوگی، اور یہ دونوں بہرحال آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اویس، وہ اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو ایک فون کال کر کے جنگیں رکوا سکتے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر صدر بنتے ہیں تو یوکرین کا جو روس کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کا ایشو، اس کو سالو کر پائیں گے؟ دیکھیے، ایک جو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کا پہلو ہے جو ہم نے ان کی پہلی صدارت کے دوران بھی دیکھا تھا، وہ ایک ہائپر بولے قسم کی شخصیت ہے۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ملاقات کی تھی، دورہ کیا تھا، بلکہ سٹیپ ان کیا تھا انہوں نے نارتھ کوریا کی سرزمین پر، اور ان کا خیال تھا کہ وہ امریکہ اور نارتھ کوریا کے درمیان اختلافات کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایران کے حوالے سے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن وہ بھی کسی منطقی انجام کو نہیں پہنچے۔
اس کے بعد جو ہے چین کے حوالے سے وہ بہت بڑے بڑے بیانات دیتے رہے ہیں اپنی صدارت کے دوران، لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں جو انہوں نے اپنی اس تقریر میں بھی اشارہ کیا کہ وہ جابز واپس لے کر آئیں گے اور وہ مینوفیکچرنگ کو واپس امریکہ کے اندر لے کر آئیں گے. میکسیکو کا انہوں نے نام لیا، لیکن چین میں جو جابز چلی گئی ہیں یا جو بڑے بڑے مینوفیکچرر امریکہ کے چلے گئے ہیں، فار آل پریکٹیکل پرپزز واپس تو کوئی نہیں آیا ان میں سے. سو دعوے کرنا ایک اور چیز ہے، اس کو لوگوں کو سیل کرنا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو آپ کے ایک طرح سے بڑے ڈیواؤٹ ورکرز ہیں، رجسٹرڈ ریپبلکنز ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ جو مرضی کہتے رہے، وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کریں گے، وہ ایک اور بات ہے. لیکن ایک سوئنگ ووٹر کو جو آپ کی پرانی پرفارمنس کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی آئی ہے اس کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہے، شاید اس کے لیے یہ اتنا موٹیویٹنگ نہیں ہوگا. اچھا اویس، اب ہم ذرا صدر جو بائیڈن کی بھی بات کرتے ہیں. ان کو ان کی جماعت کے کئی اہم رہنما اور کارکن کھلے عام یا اشارتاً الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا کہہ چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق شاید اب امریکی صدر اس تجویز کو زیادہ سنجیدگی سے لے بھی رہے ہیں. اگر یہ خبریں درست ثابت ہوتی ہیں تو ڈیموکریٹس میں کون سا متبادل آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو اس وقت صورتحال ہے جو بائیڈن کی صحت کے حوالے سے، ان کی 3.5 سال کی پرفارمنس کے حوالے سے، یہ مجھے کوئی 1968 میں جو لنڈن بی جانسن کا الیکشن تھا، کچھ ملتی جلتی صورتحال تھی. ان کی صحت کے بھی معاملات تھے، اگرچہ ان پر پریشر کسی نے نہیں ڈالا تھا، وہ خود ہی ریس سے وڈرا ہو گئے تھے اور ان کی جگہ ڈیموکریٹک امیدوار ایک اور ان کی پارٹی سے بنے تھے. میں ان کا نام ابھی بھول رہا ہوں، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ رچرڈ نکسن ریپبلکن پارٹی سے وہ الیکشن جیت گئے تھے. کچھ اسی قسم کی صورتحال مجھے اس وقت لگ رہی ہے. 2-3 چیزیں ہیں اس وقت. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل کمیونیکیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایموشنل امپیکٹ ہے نا، جو ایموشنل سائیکالوجی ہے، وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے اگر آپ موٹیویٹ کرنا چاہیں، اگر آپ پرسویڈ کرنا چاہیں اپنے ماننے والوں کو. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی عقل اور دل کے جو جذبات ہیں ان میں تقسیم ہے. ایک طرف تو جیسے آپ نے کہا ان کے ڈونرز، ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنما، وہ پولز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں، پچھلے 4 سال میں ان کی صحت کتنی ڈاؤن ہوئی ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ خدشات بڑے بجا ہیں کہ کیا وہ اگلے 4 سال گزار سکیں گے یا نہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عام جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ڈیموکریٹک پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر میں ایک ایموشنل آؤٹ پورنگ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جی شاید زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے جو بائیڈن پر. اور آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس میں ہمیشہ ایک انڈر ڈاگ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے جذبات ابھر کر سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن پہ بہت پریشر ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اور بیرونی طور بھی تو شاید وہ اس حوالے سے کچھ سوچیں. بہت شکریہ آپ کا ویس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس ایشو پہ. تھینک یو ویری مچ. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 7 نائب صدر کے امیدوار کے طور پر سینیٹر جے ڈی وینس کو نامزد کیا ہے، اور یوں اس بارے میں مہینوں سے جاری قیاس آرائیاں ختم ہو گئی ہیں. 1952 میں رچرڈ نکسن کے بعد وہ نائب صدر کے عہدے کے لیے سب سے کم عمر امیدوار ہیں. Ladies and gentlemen, I am proud to announce that Senator J.D. Vance has the overwhelming... مہینوں کی قیاس آرائیاں اس وقت ختم ہو گئیں جب ملواکی میں ریپبلکن نیشنل کنونشن کے پہلے روز ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اوہایو کے 39 سالہ نو منتخب سینیٹر جے ڈی وینس کو اپنے ساتھ نائب صدر کا امیدوار نامزد کر دیا. ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا، وینس نائب صدارت کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہیں. جے ڈی وینس کی سیاسی شناخت کا مرکز امریکہ کے رسٹ بیلٹ یعنی شمال مشرقی اور وسط مغربی علاقوں سے ان کا تعلق ہے، اور سفید فام ورکنگ کلاس میں ٹرمپ کی مقبولیت سے ان کے خیالات ہم آہنگ ہیں. سابق صدر کے پاس جو آپشن تھے ان میں سینیٹر وینس غالباً ٹرمپ کے میگا یعنی میک امریکہ گریٹ اگین کے سٹائل اور فلسفی سے سب سے زیادہ قریب ہیں. نائب صدور کی تاریخ لکھنے والے جول گولڈسٹین کہتے ہیں کہ یہ انتخاب غیر معمولی ہے کیونکہ نائب صدر کے امیدوار کا انتخاب اکثر یہ سوچ کر کیا جاتا ہے کہ اس سے ان ووٹرز تک پہنچا جا سکے گا جو پہلے سے آپ کی ووٹر بیس کا حصہ نہیں ہیں. And so I think that what
President Trump is मेरा ख्याल है कि ट्रम्प जो तवक्को कर रहे हैं वो ये कि उन वोटरों को माइल कर सकेंगे जो हो सकता है उन्हें वोट ना दें, और ये कि वो उन लोगों को भाएंगे जो वही पस मंजर रखते हैं जहां से सेनेटर वेंस आए हैं। जेडी वैंस ने 2016 में अपनी याददाश्त हिलबिली एलिजी के जरिए शोहरत पाई, जिसमें उनकी गुर्बत में परवरिश और ओहायो में उनके आबाई कस्बे मिडल टाउन में सनती और माशी इन्हतात की तफसील बयान की गई है। जेडी वैंस के बचपन में ही उनके वालिदैन में तलाक हो गई थी और उनकी परवरिश ज़्यादातर उनके दादा दादी ने की थी, जबकि उनकी वालिदा मुनशियात की आदत से निमट रही थी। हाई स्कूल के बाद वो मरीन कोर में भर्ती हो गए और उसके बाद उन्होंने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली के बिजनेसमैन पीटर थ्वे के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर काम किया, जिन्होंने सेनेट के लिए जेडी वैंस के इलेक्शन में मददगार पॉलिटिकल एक्शन कमेटी या PAC के लिए 10 मिलियन या $1 करोड़ का अतिया दिया। जेडी वैंस ट्रंप के नाकिद रह चुके हैं। एक मरतबा उन्होंने ट्रंप को काबिल मज़म्मत और अमेरिका का हिटलर कहा था। उसके बाद से वो ट्रंप के पक्के हामी बन चुके हैं। उनकी वकालत करते हैं, लेकिन वो ट्रंप का नायब सदर बनने के उम्मीदवारों में सबसे कम तजुर्बा रखते हैं। मेरा ख्याल है कि सदर के नायब के मामले पर तवज्जो दोनों सदारती उम्मीदवारों की उम्र के बायस भी मरकूज होगी, और साबिक सदर ट्रंप की जान लेने की हालिया कोशिश की वजह से बाज़ वोटरों के जहन में सवालात पैदा होंगे कि आया सेनेटर वेंस पहले दिन से सदर के जानशीन का मनसब संभालने के अहल हैं, क्योंकि सेनेटर वेंस हुकूमत के आला ओहदों पर काम का निस्बतन कम तजुर्बा रखते हैं। और सियासी तौर पर बढ़ती हुई तकसीम के माहौल में जब ट्रंप मुल्क भर में इत्तेहाद की बात करते हैं तो उनके साथ नायब सदर के उम्मीदवार इस तकसीम में इजाफा या इसे ख़त्म करने में कितनी मदद करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। ट्रंप पर कातिलाना हमले की कोशिश के घंटों बाद ही जेडी वैंस ने बाइडन की इंतखाबी मुहिम में तुंदो तेज बयानात को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया था। टीना ट्रेन की रिपोर्ट के साथ मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिकी वोटर्स रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की कोशिश के असरात का जायज़ा ले रहे हैं, और वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुल्क के लिए और नवंबर के सदारती इंतखाबात के लिए इस शूटिंग का क्या मतलब है। डोनाल्ड ट्रंप और शूटिंग ने एक इंतहाई मुनक़सिम सियासी मुहिम के दौरान अमरीकी कौम को हिलाकर रख दिया। रियासत विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में मंदूबीन अपने उम्मीदवार के लिए दुआ करने के लिए जमा हुए और कहा कि ये हमला उनके उम्मीदवार को मज़ीद मजबूत बनाएगा। हैरिसन मसलवाइट का ताल्लुक साउथ कैरोलिना से है। उसने सदर ट्रंप समेत हम सबको लड़ने और जीतने के लिए मजीद पुरअज़म बना दिया है। सदर ट्रंप में वही जज्बा है जो विंस्टन चर्चिल का था, और हम उनसे साहिलों पर लड़ेंगे, हम शहरों में उनका मुकाबला करेंगे, हम सड़कों पर उनका मुकाबला करेंगे, और इस बार हम लड़ने और जीतने जा रहे हैं। विस्कॉन्सिन के वोटर जेम्स हाउजर का कहना है कि अमरीकी सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। लोगों की अपनी राय होती है, किसी को अपनी राय की वजह से गोली नहीं मारनी चाहिए। मेरा मतलब है हम इनके इंतखाब के लिए ही वोट डालते हैं, हमें लोगों को शूट करना बंद करना होगा। मिजूरी की वोटर एमी डिक्लो का कहना है कि ट्रंप के शूटिंग में बच जाने से उनकी अपील मजीद बढ़ गई है। हर बार उनके साथ जब कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो उनकी जीत को मजीद मुस्तहकम करता है। वो एक तरह की अफसानवी हैसियत को पहुंच गए हैं, वो उन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं और वो बस आगे बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क में VOA से बात करने वाले वोटर्स परेशान थे कि अमरीकी सियासत के लिए इस शूटिंग का क्या मतलब है। ज्यादातर आम लोगों की तरह मैं भी खौफजदा था। ये ऐसी चीज है जो अमेरिका में कभी नहीं होनी चाहिए। हमें इससे बेहतर होना चाहिए। दोनों इतराफ को उससे बेहतर होने की जरूरत है। अपने इख्तलाफात बातचीत से हल करें, उन पर लोगों को मारने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। मैं सदर ट्रंप की मदा नहीं हूँ, जो बाइडन की हामी हूँ। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि दोनों तरफ को थोड़े तहम्मुल की जरूरत है। सियासी नजरियात पर किसी को अपनी जान गंवाने का कोई फायदा नहीं। टेनेसी वोटर लोरा बेगर का कहना है कि पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली में फायरिंग अमेरिका में सियासी तनाव को कम करने की जरूरत को उजागर करती है। मेरा ख्याल है कि हमें बयानबाजी और गुस्से में कमी लाने की जरूरत है। हम एक दूसरे से सिर्फ बात क्यों नहीं कर सकते? हर कोई सब चीजों को बढ़ा रहा है, ये गलत है और इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें इत्तेहाद की जरूरत है। हमें एक दूसरे से बात करने और एक दूसरे को सुनने की जरूरत है। पेंसिल्वेनिया की वोटर क्रिस्टन बिलेट का कहना है कि फायरिंग से मजीद सिक्योरिटी की जरूरत जाहिर होती है।
ये अफसोसनाक है कि ऐसा हुआ क्योंकि बेगुनाह लोग मारे गए, लेकिन उम्मीद है कि उस वक्त तक हर एक के लिए मजीद सिक्योरिटी होगी जब तक के मामला थोड़े पुरसकून नहीं हो जाते। वहाँ विस्कॉन्सिन में डॉन गुडमैन का ख्याल है कि हफ्ते के रोज का हमला अमरीकी सियासत को बदल देगा। इससे कतई नज़र कि ये बाइडेन थे या ट्रंप, किसी सदर को कत्ल करने की कोशिश करना ये बिल्कुल गलत है। वो एक इंसान है, चाहे वो बाइडेन हो या ट्रंप, और वो लोग जो ट्रंप की वजह से शूटिंग में मारे गए, उनके खानदान को भी हमारी दुआओं की जरूरत है। ट्रंप और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम ने शूटिंग के बाद से ही अपनी इश्तियाल अंगेज बयानबाजी को धीमा कर दिया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार की बाज़ाब्ता नामजदगी को कबूल करने की तकरीर के कुछ हिस्सों को दोबारा लिखा है जो उन्होंने कल रात को दी, ताकि कौम को मुत्तहद करने पर तवज्जो मरकूज की जा सके। स्कॉट स्टर्न्स की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की कोशिश के बाद मीडिया हमले की तफसीलात की तस्दीक करने और तेज़ी से फैलने वाली गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए काम कर रहा है। मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक के माहिरीन इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि ट्रंप पर हमले को किस तरह दिखाया जा रहा है। ये वो तस्वीर है जो दुनिया भर में देखी गई। AP के तजर्बेकार फोटो जर्नलिस्ट एवन वुची की ली गई ये तस्वीर एक इंतखाबी रैली में साबिक सदर ट्रंप के कत्ल की कोशिश के फौरी बाद की सूरत हाल की तस्वीर कशी करती है। ये एक आम रैली थी। मैं ये काम सैकड़ों बार कर चुका हूँ और अपने बाएं कंधे की जानिब मैंने कई गोलियां चलने की आवाजें सुनी और मुझे फौरन पता लग गया कि ये गोली चल रही है। एवन वुची उन दर्जनों फोटो जर्नलिस्टों में से एक हैं जो हफ्ते के रोज रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में होने वाली इस रैली को कवर कर रहे थे। फायरिंग से एक राहगीर हलाक और डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे लोग जख्मी हुए। उस दिन की तस्वीर को कुछ अमरीकी मीडिया आउटलेट्स ने यादगारी करार दिया है, लेकिन मीडिया एथिक्स के माहिरीन ये देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी माशरा तकसीम का शिकार है, मीडिया और दूसरे इस हमले की कवरेज किस तरह कर रहे हैं। मीडिया को हकाइक पर कायम रहने की जरूरत है और पूरी कहानी को वैसे ही बताना चाहिए। उसमें मुबालगा आराई की जरूरत नहीं है। उसे अपनी हेडलाइंस में गम और गुस्सा शामिल करने की जरूरत नहीं है। विंसेंट का कहना है कि उस लम्हे की तस्वीर कशी सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगी। तो मेरे ख्याल में उसकी असल अखलाकियात इस बात की तशरीह में आती हैं कि तस्वीर कहाँ की है। अमरीकी सकाफत, सियासत, बंदूक, तशद्दुद से मुताल्लिक बयानिए में इसका क्या मतलब है। फोटो जर्नलिस्ट एवन वुची के लिए तरजीह उन हालात को महफूज करना था जो उनके सामने हो रहे थे। मैं जानता था कि अमरीकी तारीख का ये लम्हा रिकॉर्ड करना जरूरी था। मेरा मतलब है कि सहाफियों की हैसियत से ये करना हमारा काम है। साइबर तज्जियाकार कंपनी पीक मैट्रिक्स का कहना है कि शूटिंग के बाद के घंटों में सोशल मीडिया पर ट्रंप के तस्करे आसमान को छूने लगे। ज्यादातर पोस्ट हमदर्दी पर मबनी थी, लेकिन एक छोटी तादाद ऐसी भी थी जिसने गलत मालूमात और साजिशी नजरियात फैलाए। इसमें बेबुनियाद दावे शामिल थे कि दोनों तरफ की सियासी जमातें जिम्मेदार हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि यही झूठ से हकाइक को अलग करने में मीडिया का किरदार अहम है। इनमें से किसी भी साजिशी थ्योरी का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो इस किस्म के दावों की अक्कासी करते हैं जो कत्ल की कोशिश के फौरन बाद इस इंतहाई मुनक़सिम जज्बाती माहौल में फैल रहे हैं। ट्रंप पीर को मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में अवाम के दरमियान मौजूद थे, जहां अब ये मशहूर तस्वीर टी शर्ट्स पर नजर आ रही थी। क्रिस्टीना कैसियारो स्मिथ के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये तमाम कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।